राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विभाग अध्यक्ष हैं। आपने अपनी पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पूर्ण करी। इसके साथ ही थिएटर में यूजीसी नेट परीक्षा भी उत्तीर्ण करी। आपकी शोध पत्रिकाएं कई राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने देश भर में कई सारे प्रख्यात रंगकर्मियों के साथ भी काम किया। वर्तमान समय में आप एक और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अपने YouTube चैनल डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के द्वारा आप यूजीसी नेट के छात्र और छात्राओं के लिए, साथ ही साथ उन छात्र छात्राओं के लिए जो रंगकर्म में रुचि रखते हैं, उनको सिखाने के लिए आप कई सारी वीडियोस डालते हैं और उनसे वो लोग काफ़ी सीखते भी हैं। मैं भी देखता हूँ, मैं भी सीखता हूँ, हम सब सीखते हैं। आप जैसे गुणी व्यक्ति का परिचय देते हुए मुझे भी वाकई में काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। और लास्ट टाइम आपके साथ काम भी किया था, काफ़ी मज़ा भी आया आपको देखते हुए, आपका अभिनय देखते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथि डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को कि वे आए और आज का अतिथि व्याख्यान प्रारंभ करें और हमें मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर संजय लघाटे जी, आदरणीय सचिन भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, वरिष्ठ रंगकर्मी, साथ ही हमारे विभाग के भी विद्यार्थी, पूर्व छात्र संजय सिंह यादव, प्रमोद पारा सर, और जो भी वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो सब, और प्रिय सोयश के ना जी जी हाँ। परिचय तो अक्सर सुनते हैं, अच्छा लगता है बड़ा रिकॉल होता है कि अच्छा ये कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी कागज़ के, बिना किसी परिचय उसके आपने कहा, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। और यह अभिनय क्षमता है आपकी, और एक प्रयास मात्र हूँ। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी एक छात्र हूँ, सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, नए नए प्रयोग हैं, नई नई चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी क्रम में मैं आपके बीच हूँ, अपना अनुभव शेयर करने आया हूँ। ऐसा कोई बहुत विस्तृत वो नहीं है, क्योंकि विषय वैसे बहुत व्यापक है, बहुत अद्भुत विषय दिया है संजय जी ने, अभिनय परंपरा और शैलियाँ। लेकिन चूँकि मुझे ये भी आदेशित किया गया है कि जो हमारे छात्र छात्रा हैं, विद्यार्थी हैं, वो बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल कोमल हैं, तो मैं और मेरा केंद्र बिंदु उन्हीं को रहना चाहिए। लेकिन ये भी दुविधा है कि साथ में हमारे वरिष्ठ रंगकर्मीगण भी बैठे हैं और पुराने सुयोग्य छात्र भी बैठे हुए हैं। तो मैं जो अपना बात रखूँगा वो आप सबको केंद्रित करके रखूँगा, और जो मेरे सीनियर जन हैं उसमें अपनी बात को जोड़ सकते हैं, या अपने अनुभव जो रहे हैं, जो बातें मैं कहूँगा तो शायद वो आपकी रिकॉल हो, और कहीं ना कहीं वो आप उन सबसे जुड़े हुए हैं। तो पुनः आपका आर्टिस्ट कंबाइंड का, रोहित और जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है वो है अभिनय परंपरा और शैलियाँ। वास्तव में जैसे ही हम सुनते हैं, तीनों ही अपने आप में बहुत विशाल एक परंपरा, एक अपना दर्शन और अपनी एक लंबी यात्रा है। तीनों शब्दों को ही अगर मैं साहित्यिक परिदृश्य में ही, और मैं बहुत सरलीकृत ढंग से बात करूँगा सबसे, तो गागर में सागर जैसा है इनकी पूरी। अगर परंपरा शब्द को ही बात करें तो परंपरा एक क्रमणोत्तर कोई भी क्रियाविधि जो चलती रहती है और उसका एक स्वरूप बन जाता है और निरंतर उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, वो परंपरा बनती है। कई परंपराएं अच्छी होती हैं, कई परंपराएं बुरी होती हैं, कई परंपराओं को हमें अनुकरण करने की आवश्यकता है और कई परंपराओं को त्याज्य करने की आवश्यकता है, और कई ऐसी परंपराएं हैं जिनमें हमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये प्रकृति का क्रम है जो निरंतर चलता रहता है। इसमें पद्मलाल पुन्नालाल एक बख्शी जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार हैं, उन्होंने निबंध लिखा था क्या लिखूं। निबंध का टाइटल ही था क्या लिखूं, और उसमें कहते हैं कि आज जो समस्याएं हैं निश्चित ही रूप से उनका कल समाधान हो जाएगा और परसों पुनः नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी और फिर उनके समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग पुनः प्रयत्न करेंगे। तो इसी तरह से परंपरा भी है, चाहे वो संगीत की हो, नृत्य की हो, नाट्य की हो। और नाट्य तो हम अगर देखें तो मैं अक्सर अपने बच्चों को समझाता हूँ कि हम जब 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं तो बहुत सरलीकृत आपने रूप में देखा होगा काव्य। काव्य के दो प्रकार, गद्य और पद्य, है ना। और फिर पद्य को छोड़ दीजिए, पद्य में बहुत सारी कविताएं,
ये सब आ जाता है। और गद्य में कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा बता, उसमें एक छोटा सा नाटक, मात्र इतनी सी हम सुनते हैं और नाटक के बारे में यही जानते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम इसकी गहराई में जाते हैं और जितना जाते जाते हैं उतना हम डूबते जाते हैं, उतना हम और गहरे हो जाते हैं और उतने ही हम उलझ जाते हैं। और जब उलझते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी रास्ता मिलेगा और सुलझन होगी, लेकिन वो उस गहराई तक जानने के लिए उलझना बहुत जरूरी है। तो वास्तव में परंपरा ऐसी ही होती है जो गोते लगवाती है, समझ नहीं आता। कई परंपराएं, बिल्ली रास्ता काट गई, बैठ जाओ, छींक हो गई, रुक जाओ। अब उनसे क्वेश्चन पूछो आप कि क्यों, फालतू की बातें मत करो, बैठ जाओ। लॉजिक उनके पास भी नहीं, आंसर उसके पास भी नहीं। तो हर चीज के पीछे कोई पर्टिकुलर लॉजिक हो, उसके पीछे कोई कारण हो, ये भी जरूरी नहीं है। इसीलिए वो परंपरा बनी और उसको साहित्यकारों ने, विद्वानों ने, पाश्चात्य दार्शनिकों ने उसे एक शब्द दिया जिसको कहते हैं क्लीशे। और मैं कोई अनरैंडमली पढ़ाऊंगा जो मुझे आ रहा है। मैं कोई यूनिवर्सिटी से भागम भाग से भागता हुआ आया हूँ, कोई विषय की रूपरेखा नहीं है, कोई वो नहीं है। जो मुझे समय याद आएगा वो अपने छंद से कहने की कोशिश करूंगा। तो क्लीशे शब्द एक ऐसा है जिसको कहते हैं घिसा पिटा। अब घिसा पिटा अर्थात रिपीटेशन, जो भी हम काम कर रहे हैं। जैसे पीटर ब्रुक को हम यहाँ याद करें। पीटर ब्रुक थिएटर को 4 शैलियों में डिवाइड करते थे: होली थिएटर, रफ थिएटर, डेडली थिएटर और इमीडिएट थिएटर। होली थिएटर अर्थात पवित्रता का रंगमंच। अब पवित्र रंगमंच से अभिप्राय धार्मिक रंगमंच नहीं है या ब्रह्मा विष्णु महेश का रंगमंच नहीं है। होली रंगमंच मतलब एक एक्टर प्योर सोल। तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, स्तानिस्लावस्की भी बात करता है, क्रोटोवस्की भी बात करता है और भरतमुनि सात्विक अभिनय में बात करते हैं। रफ थिएटर गली, नुक्कड़, चौराहे कहीं पे भी हो जाए तो वो नुक्कड़ फॉर्म भी है, लोकनाट्य भी है और ऐसी अनेकों शैलियां जो प्रयोग हो रहे हैं। जैसे हम लोग भी बैठे हुए या अनौपचारिक जो भी चर्चाएं या व्याख्यान है वो सब है। डेडली को कह रहे हैं मृत प्राय थिएटर। अब ये नया शब्द है। थिएटर क्या मरता है कभी? थिएटर तो कभी मर ही सकता ही नहीं, लेकिन फिर वो ये शब्द इतना इस्तेमाल, उतने बड़े दिग्गज। डेडली से अभिप्राय वो कहते हैं कि ऐसा थिएटर या ऐसी चीजें जो हमें मालूम होगी ऐसी होने वाली, कहीं ना कहीं वो क्लीशे का रास्ता होता है। जैसे हमें मालूम होगा कि संस्कृत नाटक ऐसा होगा, हमें मालूम है भरतनाट्यम की प्रस्तुति ऐसी ही होगी, हमें मालूम है कि कथक ऐसा ही होगा और वो क्लीशे बन जाता है। कई लोग, हम लोग आपस में क्लीशे बन जाते हैं, एक पैटर्न बन जाता है, एक शैली बन जाती है। अच्छा ये उनका प्रोडक्शन, अच्छा ऐसा होगा, अच्छा वो ऐसा एक्टर है, अच्छा वो ऐसा ही होगा। हर एक्टर के पास अपना कुछ पोटली होती है, उसमें गिने चुने उसके पास 15-20 चीजें होती हैं और वो बार बार अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, उसका डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, तो एक समय बाद वो उसकी धारा रुक जाएगी और बाकायदा वो क्या करेगा, उन्हीं पोटलियों का इस्तेमाल करेगा। मतलब आपके ढाबे पर सिर्फ 10 चीजें हैं। अब 10 चीजें आप चाहे खाने के पहले खिलाएं, खाने के बीच में खिलाएं या खाने के बाद खिलाएं, वो है 10 चीजें। और कई ऐसे एक्टर हैं जो 10 चीजों में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। कई एक्टर ऐसे हैं जो निरंतर नवीन खोजों की तरफ जाते हैं। बहरहाल मैं इन 3 शब्दों पर पुनः आता हूँ। एक परंपरा, तो परंपरा को मैं सिंपल इतना ही बताऊंगा कि क्रमोत्तर तरीके से चल रही है, लेकिन परंपरा में निरंतर परिवर्तन, निरंतर सुधार या कुछ ऐसी परंपराएं जरूर होती हैं समाज में, नाटक में, रंगमंच में, जिनको त्याज्य करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो उनके पीछे में क्या सुधार करना चाहिए ये भी आवश्यक है। दूसरी बात करता हूं मैं शैलियों, और शैलियों से पहले मैं आता हूं अभिनय पर। वैसे आप सब जानते हैं, अभिनय के विद्यार्थी, हम सब अभिनय के छात्र हैं, स्कॉलर हैं, पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ते हैं। घूम फिर के मेरे गुरुजनों से मैंने पढ़ा, खुद का अनुभव पढ़ा, कई छात्र छात्राएं भी आपको सिखाते हैं, नए नए ढंग से सिखाते हैं, बहुत नए नए प्रयोग करते हैं। लेकिन एक सूत्र मुझे समझ आता है कि अभिनय वास्तव में एक चीज है जो किसी को हम भेजते हैं, अपनी बात को भेजना है। तो सिंपल एक्टिंग इज कम्युनिकेशन, संचार का एक माध्यम भर है। मैं बैठा हुआ हूँ, अपनी बात कर रहे हैं, बोल के कर सकता हूँ, एक्सप्रेशन से कर सकता हूँ, देख कर सकता हूँ, और अगर हमारे आत्मानुभूति जुड़ गए हैं, हम लोग बहुत करीब हैं, तो इशारों में ही समझ जाते हैं। कई बार तो इशारे करने की जरूरत नहीं होती। रिकॉल कीजिए, प्रेमी प्रेमिकाओं का सच्चा प्रेम अगर है तो एक दूसरे को देखने मात्र से मालूम चल जाता है कि हाँ
स्थिति क्या है। पिता हमारे पिताजी नाराज हैं, खुश हैं, क्रोध में है, कष्ट में है, दुख में है, बीमार है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने भर से, उनकी आंखें देखने भर से मालूम चल जाता है। आत्मीय अनुभव ये भी अब नहीं है क्योंकि हमारा जुड़ाव है। लेकिन यही चीजें जब मंच पर आ जाती है तो हमारा जुड़ाव नहीं रहता। कारण ये रहता है क्योंकि वो हमारा इतना आत्मीय है ही नहीं, हम उससे जुड़े ही नहीं है, हम उससे परिचित नहीं है, और यहां वो बैरियर पैदा हो जाता है, यहां वो ब्रेक लगता है। और यहां बड़े बड़े सिद्धांतकार, बड़े बड़े भाषाविद, बड़े बड़े थ्योरिस्ट या बड़े बड़े रंगकर्मी, नाटककार फिर उस तादात्म्य को स्थापित करने के लिए अलग अलग माध्यमों की बात करते हैं, जिनको हम बाद में शैलियां कहेंगे। तो एक्टिंग तो बोलना भी एक्टिंग है, चलना भी एक्टिंग है, खाना भी एक्टिंग है। बड़े बड़े आपने कोटेशन भी सुने होंगे कि शेक्सपियर कहता है जीवन एक रंगमंच है, हम सब उसकी कठपुतलियां हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जिससे हम भी सहमत हैं, आप सब भी सहमत होंगे मुझे लगता है। और नहीं भी है तो हर कुछ रंगमंच है, ये भी रंगमंच है। मैं तो कहता हूँ फूल माला बनाता है वो भी एक रंग करती है। आप ये अगरबत्ती लग रही है, माता जी का प्रज्वलन कर रहा है, ये भी एक अभिनय चल रहा है। बिल्कुल आने से लेके एग्जिट तक, चर्चाओं से लेके अंतःकरण तक, मेरी मनस्थिति में क्या चल रहा है, आपकी मनस्थिति में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, सब कुछ अभिनय चल रहा है। जीवन पर्यंत अभिनय चल रहा है, तो सब कुछ अभिनय है। अब एक्चुअल में समस्या यहां उत्पन्न हो जाती है कि किस अभिनय को हम आधार माने, कौन सा अभिनय हमारे लिए सही है, कौन सा अभिनय हमें करना नहीं चाहिए। इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने शैलियां बताई। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करूं, क्योंकि चूंकि आप सब विद्यार्थी हैं और हम सब भी विद्यार्थी हैं, तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी किसी भी प्रकार की शैली, अभिनय, परंपरा, कला को ये नहीं कहना है कि ये गलत है, ये हमारे काम की नहीं। खासतौर से विद्यार्थी जीवन तो अपने गांठ बांध है, ये मैं तो अपने सूत्र से कह रहा हूँ। हाँ, पसंद नापसंद हो सकती है, मुझे ये संस्कृत पसंद नहीं है, लेकिन पसंद और नापसंद से पहले त्याज्य नहीं करना है आप। और वो पसंद नापसंद भी तब बनेगी जब आप उस लायक बने या बनने की प्रोसेस में। और मुझे लगता है ये जीवन पर्यंत चलता है, तो किसी चीज को खराब नहीं कहना। कितना भी खराब हो, नाटक भी खराब हो, अभिनय भी खराब हो, कोई भी चीज खराब हो, लेकिन उसको खराब नहीं कहना है। उसको ये कहना है हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, या और बेहतर हो सकता था। और इस प्रोसेस में एक रंगकर्मी जीवन पर्यंत चलता है। कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बड़ा रंगकर्मी आप उठा के देख लीजिए, उसके 10 साल पहले की प्रोडक्शन अभी की प्रोडक्शन में आपको धरती आसमान का अंतर है, क्योंकि उसके विजन बदलते हैं, उसके कंसेप्ट बदलते हैं, उसकी आइडियोलॉजी बदलती है, उसकी थॉट बदलती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। गिरीश कर्नाड को सब जानते हैं। गिरीश कर्नाड जी का सबने नाम भी सुना है। कैसे नाटक लिखते हैं वो? माइथोलॉजी और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जो समझाए, ठीक है। नागमंडला, तुगलक, ययाति, हयवदन, अग्निबर्खा, सारे ऐसे ही नाटक। और बाद में नाटक लिख रहे हैं बिखरे बिंब। ये कैसा पढ़ा है बिखरे बिंब? मतलब एक व्यक्ति जो माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेकर चल रहा है, उसकी धारा बिल्कुल बदल गई। अब ये क्या था? तो कौन सा व्यक्ति किस परिस्थिति में, किस मनस्थिति में, कैसे स्वरूप में परिवर्तन हो जाए, ये आप और हम निर्धारित करने वाले नहीं है। ये समयानुरूप होता है और ये होता रहा है, इस पर आप रोक ही नहीं लगा सकते। अगर मैं शैलियों की बात करूं, एक जनरलाइज शैलियां, तो शैलियों को तो सिंपल में अगर बात करें, एक ऐसी शैली है जो बोल के होती है, एक शैली है जो बोलना नहीं है, नेपथ्य में म्यूजिक हो सकता है या आपकी आंगिक मुद्राएं हो सकती हैं, उसको आप माइंड का रूप दे दें या आंगिक अभिनय का रूप दे दें या नृत्य नाटिका का रूप दे दें। एक शैली ऐसी हो सकता है कि कुछ ही नहीं करना है, आपने स्टैचू बन गए और पॉज करके आप एक पेंटिंग की तरह बात कर रहे हैं, वो भी एक शैली हो सकती है। एक ऐसा हो सकता है कि आप आए और खड़े हो गए और गीतों के माध्यम से कथा शैली में आप बात कर रहे हैं, वो भी एक शैली है। लेकिन अल्टीमेट कंसेप्ट क्या है? बात को भेजना। तो बात को जो भेजना है और भेजने का जो माध्यम है वो अभिनय है, और भेजने वाला जो है वो एक्टर है। अब शैलियां कहां से शुरू होती हैं? हम थोड़ी भारत की परंपरा में बात करते हैं, फिर पाश्चात्य परंपरा में बात करते हैं। भारत की परंपरा में सबसे सर्वमान्य, सर्वविदित जो हमें एक ग्रंथ मिलता है, उसका है नाम है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र अपने 8वें अध्याय से लेके अन्य अध्यायों तक आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक,
इन अभिनय की बात करता है। सोचिए, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको मालूम है, पहला रिसर्च पेपर 1887 या ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं आ रही, उससे पहले तक सिर्फ ये चर्चा हो रही थी कि नाट्यशास्त्र नामक भारत में ग्रंथ था। अब कल्पना करो, नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ अभी भी हमारे पास नहीं होता तो आपको जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आंगिक, वाचिक, आहार, सात्विक, क्या ये बातें हो रही होती, तो फिर हमारी परंपरा क्या होती, तुम्हारे दर्शन क्या होते, हमारे विचार क्या होते, हमारी अभिनय की तकनीक क्या होती, हमारी शैलियां क्या होती, भरतनाट्यम वाले क्या बात करते, कथक वाले क्या बात करते। और सोचो, हमारे ऊपर जितने आक्रांताओं ने आक्रमण किया, तक्षशिला, नालंदा, राजा भोज, जो आपका जो इमामबाड़ा देखते हैं आप भोपाल में, जो मेन सेंटर में, तो अपने समय की बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती थी जिसपे शोध ग्रंथ के केंद्र होते थे, और जो आपका जिसको बोलेंगे टाइम पीरियड संबंधी जो ग्रंथ है, ज्योतिष संबंधी जो गणना ग्रंथ है, वो भोपाल का केंद्र रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि आप पढ़िएगा। राजा विक्रमादित्य जो हमारे उज्जैनी के राजा हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और वो सारी लाइब्रेरियां जो भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई, जला दी गई, उनको फाड़ दिया गया, और वो सारी की सारी आज होती, तो भारत का नाट्य सिद्धांत क्या होता? दोनों ही दृष्टियां हैं। एक कुछ नहीं होता तो हम कैसे होते, या एक सब कुछ होता तो हम कैसे होते। आज हमारे पास कितनी, पहले क्या आप वरिष्ठ रंगकर्मियों से पूछिए, एक स्क्रिप्ट के लिए दिल्ली भागना पड़ता था, मिलती नहीं थी, लोग छुपा देते थे, नहीं नहीं नहीं, नहीं आप नहीं दे रहे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एक किताब नहीं मिलती थी अच्छी वाली। आज भंडार बड़ा है, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, सैकड़ों 10 स्क्रिप्ट पर डे आ रही है, पढ़ा कितने रहे हैं, उन पर चिंतन कितने कर रहे हैं, मनन कितने कर रहे हैं। तो हमें हमारी जो दर्शन की धाराएं हैं, उन दोनों को तटस्थ रूप से देखना पड़ेगा। भारतीय परंपरा में नाट्यशास्त्र सर्वमान्य ग्रंथ में इसलिए कह रहा हूं, शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि नाट्यशास्त्र ही एक ऐसा ग्रंथ भारत के दृष्टि में है जो कोई कला हो उसको छोड़ता नहीं है, सबकी बात करता है। संगीत हो, नृत्य हो, नाट्य हो, शिल्प कला हो, जितनी भी कलाएं हो, सबकी बात करता है। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। एक दर्शन ये है, और दूसरा दर्शन है कि थिएटर इज लाइक अ क्लिप्टोमेनिया। मतलब एक व्यक्ति है, वो कहता है थिएटर एक ऐसी कला है जिसमें सारी कलाओं का समावेश है, सारी चीजों का समावेश है। और दूसरा दर्शन ये कह रहा है कि थिएटर एक ऐसी अभिशप्त कला है, ऐसी इम्प्योर आर्ट है जिसमें खुद का कुछ है ही नहीं। संजय उपाध्याय सर को जानते हैं, हमारे टीचर है, गुरु है। संजय उपाध्याय सर का आप नाटक देखिए, आपको मालूम चल जाएगा ये संजय सर का नाटक है, म्यूजिक मिलेगा क्योंकि उनकी प्रधानता म्यूजिक है। रोबिन दास सर का नाटक देखिए, आपको डिजाइन मिलेगा। इब्राहिम अलगाजी सर का देखिए, डिजाइन में, मतलब एक्टर डायरेक्टर है तो एक्टिंग प्ले अलग होगा, डिजाइनर डायरेक्टर है, नीलम मान सिंह चौधरी है, अनुराधा कपूर है, अमाल अलाना है, इब्राहिम अलगाजी सर है, कंसेप्ट अलग होगा। म्यूजिक, थिएटर म्यूजिक पे काम कर रहे हैं बाबा कारन सर है, भास्कर चंद्रावलकर जी हैं, या संजय उपाध्याय सर है, नाटक का प्रोसेस अलग हो जाएगा, डिजाइन अलग हो जाएगा। एक्टर डायरेक्टर है, आलोक चटर्जी सर है, या अन्य जो अभिनेता हैं, उनकी प्रस्तुतियां, उनका फॉर्मेट अलग हो जाएगा। तो नाटक कैसी कला है, समझ में ही नहीं आ रहा है। यही प्रश्न खड़ा हो जाता है। अब यहां जो बच्चा है, जो अभिनेता है, जो युवा है, जो अभिनय में आ रहा है, तो मेरे लिए कौन सी एक्टिंग सही है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर देखता है, बहुत सारे भ्रांतियों में फंसता है, फिर कहता है यार सिनेमा सबसे बढ़िया, कोई झंझट नहीं। अब एब्सर्ड कौन सा, एब्सर्ड आपको एब्सर्डिज्म कौन सी, एक दो फिल्मों को छोड़ दिया जाए, एब्सर्ड एक्टर अगर हो जो एब्सर्डिज्म पे काम कर रहा है, वो सिनेमा से रोटी खा लेगा क्या? वैसे तो थिएटर में पैसा नहीं है। आपने ब्रेख्टियन शैली पे काम कर लिया, नाट्यशास्त्रीय पद्धति पे आप ट्रेंड एक्टर हैं, खा पाओगे क्या? तो रोज ही के फिर हमारे पास, तो अल्टीमेट फिर उस तरफ हम जाने लगते हैं। जाना अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, वो आपका चयन है, लेकिन एक अभिनेता होने के नाते हमें उन सारी शैलियों की समझ और कम से कम जानकारी तो जरूरी है, क्योंकि हम ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये क्या है, ये कैसा है। और मैं यहाँ एक बात और जोड़ देता हूँ, और जरूरी भी नहीं है कि आप जान के ही अभिनय कर सकते हैं, अनजाने में ज्यादा अच्छा अभिनय होता है, जान के तो फंस जाते हैं। तीजन बाई, हमारे बुंदेलखंड के बड़े बड़े कलाकार,
या राजस्थान के कालबेलिया वाले कलाकार या सांग, नौटंकी, हाथ रसी, इन सब के कलाकार, इनको कोई थ्योरी नहीं पता, ये कोई मेथड एक्टिंग नहीं जानते। इन्होंने किसी स्तानिस्लावस्की, पीटर ब्रोकार, अरे भरत मुनि का नाम नहीं सुना, लेकिन उनका अभिनय तो बहुत जबरदस्त होता है। जब लाला हरदौल करते हैं या जब सुच्चा सूरमा करते हैं, बाज बहादुर करते हैं, मारू ढोला करते हैं, तो अद्भुत हो जाता है। अब उनको हम किस श्रेणी में कहेंगे? तो अभिनेता दो प्रकार से ट्रेंड होता है। एक है शैक्षणिक संस्थानों से ट्रेंड के आधार पर, जिसमें राजा मानसिंह है, MPHD है, नेशनल स्कूल ड्रामा है। एक है स्वतंत्र रूप से, कोई संस्थान नहीं गए, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन रंग कर्म को समर्पित है, सुबह लेके शाम तक रंग कर्म चलता है, और मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे एक्टर हो जाते हैं। क्योंकि एक समय हम सबके जीवन में आता है जब हम सब फंस जाते हैं, यार ये ब्रेक्ट सही है, पीटरब्रुक सही है, और मैं करूं क्या? फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, और वो कंफ्यूजन उनके जीवन में आता ही नहीं है, क्योंकि वो परंपरा से चल रहा है। उनके पिताजी ने राम का कैरेक्टर किया तो बच्चा राम कर रहा है, अब बच्चे का बच्चा भी राम करेगा, और आप लगाओ कि 65 साल के हैं और राम बने हैं। वो बुजुर्ग हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, लेकिन अभिनय जब आप देखोगे तो कहोगे यार क्या अद्भुत काम। तो ये लोक की शैली है, और लोक की तो इतनी शैलियां हैं कि जिस क्षेत्र में आप चले जाओ, जिस भाषा, प्रांत, संप्रदाय जगह चले जाओ, वहां उतनी शैलियां बदल जाती हैं। क्लियर? पुनः नाट्यशास्त्र पे आता हूं। नाट्यशास्त्र 4 प्रकार के अभिनय की बात करता है, और इन्हीं 4 भागों में वो 4 शैलियों की बात कर रहा है। क्योंकि नाट्यशास्त्र मेरा प्रिय विषय है, इसको मैं पहले लेके चलता हूं, बाकी का मैं परिचय दूंगा। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांग वाङ्मयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नमः सात्विकम शिवम। सभी ने लगभग सुना होगा, लेकिन ये श्लोक नाट्यशास्त्र का नहीं है, अभिनय दर्पण का है, और शिव जी के रूप में इस नाट्य की स्थापना कर रहे हैं, संकल्पना कर रहे हैं। तो एक शैली तो वो हो गई जो आंगिक प्रधान है, बॉडी ओरिएंटेड है, शरीर के आधार पर है। अब ऐसी कौन कौन सी शैलियां हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखें। जितने भी डांस ड्रामा होते हैं, मुझे लगता है आंगिक अभिनय प्रधान ही होते हैं। बताइए सही कह रहा हूं गलत? आप असहमत हो तो मुझे रोक सकते हैं। कितना भी आप नृत्य नाट्य देख लीजिए, अब वो नृत्य नाट्य लोक का हो, नृत्य नाट्य भरतनाट्यम का हो, ओडिसी का हो, कुचिपुड़ी का हो, या हम लोग भी जो थिएटर के जो लोग काम करते हैं वो भी किसी न किसी नृत्य शैली का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए आंगिक शैली है, आंगिक प्रधान नाट्य है, शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से किया गया नाट्य है, जिसमें हम शरीर के हाव भावों का प्रयोग करते हैं और उसकी प्रधानता होती है। क्लियर है? दूसरा वाचिक है। वाचिक को हम वाणी कहते हैं, वाचिक को हम संवाद कहते हैं, वाचिक को हम साउंड कहते हैं, जिसमें स्वर, वर्ण, काकु, अलंकार भेद या वॉइस एंड स्पीच, टोन क्वालिटी, डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन इत्यादि जितनी चीजें हैं वो सब आ जाती हैं। अब चाहे उसमें आप स्तानिस्लावस्की रख लीजिए, ब्रेख्ट रख लीजिए, पीटर ब्रुक रख लीजिए, रिचर्ड शेखनर रख लीजिए, आगस्तो बोल रख लीजिए, और मैं कहता हूं प्रत्येक आप सब जो रंगकर्म में अभी आए हैं, वो जो प्रत्येक रंगकर्मी 4-5 साल से थिएटर कर रहा है वो, और जिसको 20-30 साल हो गए वो, और जो 60 साल से अनुभव कर रहा है, थिएटर कर रहा है वो, उन सबकी अपनी एक शैली होती है। ये मेरा मतलब, उनका सबका अपना एक तरीका होता है, अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, अपना एक करने का तरीका होता है। यहां तक कि जब वो चरित्र निर्माण भी करता है तो अपनी शैली के अनुसार करता है, अपने ढंग से करता है। उसने सब पढ़ा है, वो नाट्यशास्त्र भी पढ़ के आया है, वो ब्रेख्ट भी पढ़ के आया है, लेकिन जब वो मंच पर उतरता है तो फिर वो कर रहा है, अपना कर रहा है। इसीलिए यहां पर इरफान खान के एक लेक्चर की मैं बात कोट करता हूं कि एक्टिंग इज लाइक अ रेसिपी। अभिनय जो है वो रेसिपी के समान है। मैं आप सबको आलू टमाटर की सब्जी बनाने सिखाऊंगा, एक मेथड होगा, एक तरीका होगा, एक तरह की सामग्री होगी, वही तेल, वही जीरा, वही नमक, वही प्याज, उसी को उसी तरह से फ्राई किया, फिर आलू डाले, फिर फ्राई हुआ, फिर पानी डाला, मसाला डाला और पानी डाल के सब्जी तैयार। सारे के सारे 25 लोग जब सब्जी बनाएंगे, सबका स्वाद अलग, सेम मेथड, सेम सामग्री, बिल्कुल नमक भी उतना ही, मैं नहीं कह रहा हूं नमक भी अलग, उतना ही दिया। अब पूछोगे कहां से ये अलग हो गया? ये आपकी विशेषता है, ये उस अभिनेता की विशेषता है। इसलिए अभिनेता जब करता है ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये उसकी खुद की शैली है जो धीरे 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 विकसित होती चली जाती है।
और ये एकदम से नहीं होती, ये किसी संस्थान से नहीं होती, ये किसी व्यक्ति विशेष की ट्रेनिंग से नहीं होती, ये उसके निजी अनुभव से होती है, जो उसके शास्त्र अध्ययन से, पढ़ने से, संस्थान से, समस्त, मैं कह रहा हूं अगर तू घूम भी रहा ना मार्केट में, उससे भी कहीं ना कहीं उसे ऑब्जर्व होकर मिलती है और उसकी अपनी एक निजी शैली बनती है। यहां लेकिन एक मैं अपवाद की बात करूंगा। एक शैली स्वतः बनती है और एक शैली बनाने की चेष्टा की जाती है, दोनों में अंतर है। स्वतः जो बनती है वो एक प्रोसेस से बनती है, उसके लिए अध्ययन, अध्यापन, पढ़ना, निरंतर प्रैक्टिस करना, निरंतर चीजों को एक्सप्लोर करना, और भरत मुनि कहते हैं प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना, अच्छे या बुरे करना, तब जाके वो डेवलप होती है। लेकिन नहीं, मैं एक नई विधा पे काम कर रहा हूं और मैं खोज रहा हूं, यही हमारा क्वेश्चन मार्क गलत दिशा हुआ। हम फीता काट के किसी शैली का श्री गणेश नहीं कर सकते, शैलियां बन जाती हैं। अलकाजी साहब हो, भानु भारती साहब, हम जितने भी दिग्गज हैं जिनको हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, उन्होंने ये सोच के काम नहीं किया कि मैं आज ये इस प्रकार की शैली की रचना कर रहा हूं। अंकुर सर का नाम सब जानते हैं और उनकी रचना कहानी के रंगमंच को भी सब जानते हैं, लेकिन अंकुर सर से खुद पूछना, हमारे तो गुरु रहे, कि उन्होंने ये फीता काट के नहीं कहा था कि आज से कहानी का रंगमंच का श्री गणेश हुआ। वो बनते 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 कब बन गई उनको भी मालूम नहीं है। इसी तरह से हमारे जीवन की अन्यत्र शैलियां होती हैं। तो एक तो आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार। अब आहार में देखिए, अगर मैं कहूं तो आहार वैसे सरल भाषा में हम समझाते हैं, सेट, कॉस्ट्यूम अलग है ना, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, लेकिन आहार तो स्वभाव में भी होता है। और अगर मैं हमारे बच्चों को पढ़ाता हूँ वृत्तियां और प्रवृत्तियां, मतलब स्थान विशेष के आधार पर, तो आप देखिए उत्तर भारत का जो व्यक्ति है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, यहाँ के व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, यहाँ की कलाएं कैसी हैं। बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो जो प्रधानता मिलती है वो गायन की मिलती है। मतलब हमारे इस बेल्ट में गीत नाट्य जाता है कि नहीं, बताइए बच्चों, है कि नहीं? नौटंकी ले लो, हाथरसी सॉन्ग देख लो, रामलीला देख लो, कुछ भी देख लो, आपको ज्यादातर जितनी फॉर्म्स मिलेंगे, ऐसा नहीं अपवाद भी है, लेकिन भांड मरासियों कोई हो, मतलब ऐसा फॉर्म, ऐसा नाटकीय रूप जो संवाद और गीत प्रधान है, गायन प्रधान है, ये आपको उत्तरांचल में मिलेगा। दक्षिण में चले जाओ, नृत्य प्रधान मिलेगा, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, ओडिसी हो, कुडियट्टम हो, तैयम हो, थोलपावा कुतु हो, सारे जितने भी आपको मिलेंगे सब नृत्य प्रधान मिलेंगे। मतलब आंगिक जो स्वभाव है उनका ज्यादा, तो स्वाभाविक है उत्तर का जो व्यक्ति है, जो लड़का है, वो थोड़ा बॉडी से स्टिफ रहेगा, उसका नेचर थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि हमारे संस्कारों में आ रहा है। और कंपैरेटिवली दक्षिण का जो है वो बॉडी के रिलेशन में ज्यादा एक्सप्लोर उसकी बॉडी होगी, क्योंकि उसकी फॉर्म्स वैसी है, उसकी कलाएं वैसी हैं, उनका कल्चर वैसा है, और उनकी खान कल्चर भी आप सबको बताया है। जो हमारा भूगोल है, जो हमारी भौगोलिक कंडीशंस है, उनके आधार पर बनता है। यहीं आप पूर्वोत्तर में चले जाए, ईस्ट में चले जाए, तो आप देखेंगे आपको बॉडी मूवमेंट और मार्शल आर्ट प्रधान ज्यादा मिलेंगे। छाऊ के तीनों फॉर्म, पुरुलिया, सरायकेला, मयूरभंज, मणिपुरी, थांगता, सारे आपको वहां पर मिलेंगे। तो ये भी वृत्तियां हमारी शैलियों को निर्धारित करती हैं। इसलिए रतन थियम सर को जब हम पढ़ते हैं तो उनके नाटकों में उस बेल्ट की कथाओं, उस बेल्ट की जो प्रधान शैलियां हैं उनकी प्रधानता है। तो उनकी नाटकों का चयन भी आप देख लीजिए, कौन से नाटक उठाए हैं, उरुभंगम या चक्रव्यूह, इसी प्रकार के नाटक ज्यादा हुए। यहाँ तक कि उन्होंने अगर हेनरिक इब्सन का डॉल्स हाउस भी किया है तो कहीं ना कहीं वो उस फॉर्म में मिलेगा। और यहीं अगर हम उत्तर भारत में चले जाते हैं तो संजय उपाध्याय सर को देखें, या और भी जो बड़े बड़े निर्देशक हैं, उनके नाटकों में संगीत और इन सब की प्रधानता ज्यादा मिलेगी। यही अगर हम साउथ दक्षिण में चले जाते हैं तो फिर भी वो कावलम नारायण पणिक्कर जैसे या पणिक्कर सर मिलते हैं तो उनके नाटकों में आप देखेंगे आंगिक अभिनय और नृत्य की प्रधानता ज्यादा मिलेगी, नृत्य शैलियों की प्रधानता ज्यादा मिलेगी। यही अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हबीब तनवीर सर आते हैं और जो उनकी शैलियों में गीत नाट्य की प्रधानता मिलेगी। तो ये सब शैलियां हैं, सब प्रधान हैं, आंगिक हो, वाचिक हो, आहार्य हो।
और चौथा सात्विक। तो सात्विक को मैं शैली नहीं कहूंगा। सात्विक तो ऐसी चीज है साहब जिसके बिना कोई अस्तित्व नहीं, व्यक्ति का अस्तित्व नहीं, पदार्थ का अस्तित्व नहीं, प्रकृति का अस्तित्व नहीं, जितने संबंध स्थापित हैं उनका अस्तित्व नहीं, और समाज है उसका भी अस्तित्व नहीं रहेगा अगर सत्यता नहीं रहेगी। हमारा पेशा है, हमारा स्वभाव है, हमारी कला ऐसी है कि वास्तव में नकली होता है सब कुछ। मंच पर हमारा वो पिता नहीं है, लेकिन हमें करना ऐसे है कि वो वास्तविकता का बोध करा दे। लेकिन जीवन में तो आपके कोई पिता है, जीवन में आपके 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में से आपकी 4 से नहीं बन रही होगी, उनसे अच्छा नहीं है, लेकिन 6 तो होंगे, और उनमें भी एक सात्विकता का रिलेशन होता है। तो सात्विकता शैली नहीं, प्रत्येक शैली में आवश्यक है, चाहे वो नृत्य की हो, नाट्य की हो, गायन की हो, या रियलिस्टिक एक्टिंग ही क्यों ना हो, यथार्थवादी मेथड एक्टिंग ही क्यों ना हो, जो आप सिनेमा के लिए कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? ये संस्कृत नाटकों की बात। इसके अलावा मैंने लोक की बात की थी, एक बार फिर से बात करता हूं, लोक के कुछ परिचय दे रहा हूं। देखिए कुछ नाम मैं बताता हूं आपको। नौटंकी, स्वांग, भागवत मेला, हवाई। आप राज्यों के नाम बताइए, मैं आपको उनकी कलाओं के नाम बताता हूं। जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर का भांड पाथेर, भांड जश्न। जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं हिमाचल, लिखो मत, सब मिल जाएगा, टेंशन मत, सब है, किताबें बहुत हैं आजकल। हिमाचल आते हैं करियाला, बांटड़ा, भगत। उससे नीचे आ जाते हैं पंजाब, भांड मरासी, नगार। सिर्फ नाट्य की बात कर रहा हूँ, नृत्य की नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं हरियाणा, सांग। उत्तर प्रदेश नौटंकी, रामलीला, रासलीला, भगत, आगरा अंचल की। इसके बाद नीचे आ जाते हैं मध्य प्रदेश, माच और स्वांग। इसके बाद और नीचे चले जाते हैं छत्तीसगढ़, नाचा। गुजरात का भवाई, राजस्थान का ख्याल और सांग। इसके बाद नीचे चले जाइए, कुडियट्टम, भागवत मेला, छावित्तू नाटकम, दशावतार, प्रहलाद मेला। आप देख लीजिए, एक एक फॉर्म को आप ऑब्जर्व करना, उनका अपना एक विधान है, अपनी एक परंपरा है, अपना एक तरीका है, अपना एक मेथड है। तो क्या उनकी अपनी एक शैली नहीं होती? जब मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा गया तो वहां पर इस पर चर्चा चल रही थी। ये बहुत योग्य विद्वान थे और नौटंकी के थे विशेषज्ञ, उन्होंने बहुत उत्कृष्ट बात कही। एक शब्द जो अक्सर मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं और उसमें बहुत समस्याएं पैदा होती हैं, कंफ्यूजन है। मैं अगर परिभाषा बताऊंगा तो अपने रंग से बताऊंगा, और वही परिभाषा वही चीज के बारे में अगर डांस वाले से पूछेंगे तो मेथड तरीका बदल जाएगा, और गायन वाले से पूछेंगे तो फिर परिभाषा बदल जाएगी। अब बच्चे कहते हैं कि सही किसकी है, तो सही किसकी नहीं है, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। लोक धर्मी और नाट्य धर्मी सुना आप सब? सुना है ना कि नहीं सुना? नहीं सुना। चलिए, लोक धर्मी नाट्य धर्मी इतना विशाल एक परंपरा है जिसके बारे में एक तो भरत मुनि सबसे पहले चर्चा कर देते हैं, और भरत मुनि चर्चा करने के बाद चीजें छोड़ देते हैं, उन्होंने कोई फिक्स नहीं कर दिया। अब इसी परिभाषा को, इन्हीं चीजों को जब ग्रामा वाला लेता है तो अपने ढंग से लेता है। वो कहता है कि जैसे मैं अगर कहूं तो कहता, मेरा मानना ऐसा है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार जितने भी नियम, सिद्धांत या चीजें हैं, उनके अनुरूप अगर हम नाटक करें तो वो नाट्य धर्मी है, अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र। पर समस्या ये है कि नाट्य शास्त्र का एक्चुअल में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि वास्तव में नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक होता कैसे है। तो कोई भी व्यक्ति ये दावा करे कि ये बिल्कुल नाट्य शास्त्र की परंपरा का पालन करते नाटक हुआ है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक कैसा होता था ये किसी को नहीं पता। श्लोक मिलते हैं, पांडुलिपियां मिलती हैं, लेकिन डीवीडी नहीं मिलती, पेनड्राइव नहीं मिलती कि नाटक ऐसा ही होता था। तो आज भी वो अनुमान का विषय है, तो फिर वो नाट्य धर्मी कैसे रहा? पहला प्रश्न तो यही हो गया। दूसरा, लोक धर्मी के बारे में परिभाषा ये देते हैं कि जो लोक का धर्म निभाए, जो क्षेत्र विशेष अंचलों में फेमस हो, उनके अप्रोच को पकड़े, वो लोक धर्मी। यहां लोक नाट्य वाला व्यक्ति कहता है कि मेरी नौटंकी का अपना एक विधान है। नौटंकी शुरू होने से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले, तो 4-4 घंटे पहले नगड़िया बज जाएगी, फिर विधान होगा, फिर पूर्व रंग होगा, और मराठी का लावनी और तमाशा होगा तो गणेश जी की पूजा होगी, और उत्तर प्रदेश का है तो राम जी और शंकर जी की पूजा हो जाएगी, फिर उसके बाद नाटक होगा, फिर भरत बात हो गया। तो मेरी नौटंकी का साहब एक शैली है, तो आप इसको लोक धर्मी कैसे कह रहा हूँ? जैसे नाट्य धर्मी। देखिए, आप कुडियट्टम उठा ले, हिंदुस्तान का कोई भी लोक नाट्य उठा ले, उसका अपना एक परंपरा, अपना एक विधान, अपना एक तरीका, अपना एक मेथड है। कॉस्ट्यूम तक है, मेकअप तक है, मेकअप का भी डिजाइन है, कलर का भी लिखा हुआ है कुडियट्टम, तैयम सब में। तो कहता है हम लोक धर्मी नहीं, आप नाट्य धर्मी।
और ये भी बात सही है। अब यहाँ प्रश्न डांस वालों से पूछोगे तो डांस वाले कह देते हैं जो सहज आप कर दें वो लोकधर्मी, और जो स्टाइलाइज हो, लार्जर देन लाइफ हो, थोड़ा सा एक्सरेट करके करें वो नाट्यधर्मी। अब मैं यहां पर एक प्रश्न फिर पैदा कर देता हूं, यथार्थ है ना, मैं बैठा हुआ हूं, ये ऐसे बैठे, आप सब ऐसे बैठे, यही हम गांव में जाएंगे, बगल के डबरा पबाया आस पास चले जाओ, हमारा भी बैकग्राउंड गांव है, वहां का आदमी आपको ऐसे बैठे मिलेगा? कैसे बैठेगा? या तो ऐसे बैठेगा या कुर्सी पे ऐसे बैठेगा है? अब ये उसका धर्म नहीं हुआ, तो वो कौन से धर्म में आ गया, लोक धर्म या नाट्य धर्म? समझे मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? व्यक्ति विशेष, क्षेत्र विशेष के आधार पर स्वभाव होता है। जो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहा है चम्मच कुर्सी से, वही यथार्थ नहीं है। जो ऐसे जर्दा घिस रहा है उसका यथार्थ अलग है। यही कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, व्हाट इज लोक धर्मी एंड व्हाट इज नाट्य धर्मी। तो ये कंफ्यूजन बना रहने दो, इस पे अभी हम समाधान देके नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ये प्रश्न आपके अंदर पैदा हो गया तो ये कहीं ना कहीं, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो सार्थक होगा। लेकिन यहाँ दो तीन बातें मैं आपको और बताऊं। लोक धर्मी, नाट्य धर्मी, नाट्य शास्त्र के अनुसार भी कर सकते, आप अपने अनुसार भी कर सकते, जो शैलियां परंपराएं प्रचलित हैं उनके अनुसार भी कर सकते, या वेस्टर्न कंसेप्ट जो चल रहा है उसके हिसाब से भी कर सकते। पाश्चात्य का जो व्यक्ति है उनका भूगोल क्या है? वो 6 महीने बर्फ में बंद रहते हैं। उन्होंने अगर भोजन को प्रिजर्व करके नहीं रखा तो भूखे मर जाएंगे। तो उनके यहाँ क्या चलेगा? बर्गर, हॉट डॉग, पिज्जा, ऐसे चलेगा? संरक्षित खाना खाना उनकी मजबूरी है। टाई, कोट, पैंट, गले तक बटन लगाना उनकी मजबूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो ठंड मार देगी, खुद नहीं मरेंगे। ये है ना मेरी बात? हिंदुस्तान में ऐसा है क्या? अभी गर्मी में पसीने पसीने हो रहे हैं, बताओ, है ना? और यहाँ का आदमी अभी थोड़ा 10-20 साल से संस्कृति बदली है। अदरवाइज ग्वालियर हो, डबरा हो, बुंदेलखंड हो, कहीं चले जाओ, आपके पास पैसा नहीं, आप दरवाजे पे, क्योंकि जब से ये क्राइम थोड़ा सा बड़ा है उसका स्वरूप जो लोगों ने बदला है कि भिक्षाम दे, माता भीख दे दो, और पता चला उसी को ड्रूट लिया, इसलिए लोग डर गए। अदरवाइज आप किसी घर पे चले जाओ, आपने भोजन मांगा, ऐसा दरबार नहीं होता था कि आपको भोजन ना मिले, आपको पानी ना मिले। गांव में आज भी चले जाओ, कई गांव, कहा भैया कितने से आए? हम ये हैं। अच्छा, तो वो तुम्हारे साथ साथ अपने घर तक छोड़ के आएगा, उसके तुमसे परिचय में पूछेगा, तुम्हारे पूरे खानदान की बायोग्राफी ले लेगा, और तुम्हें उसके घर तक छोड़ के आएगा, और तुम्हारे साथ चाय भी पी के आएगा फलाने के घर में, तब छोड़ के आएगा। ये है हमारा कल्चर। हमारे यहाँ अनाज होता है, हमारे यहाँ दाल होती है, तो आदमी कैसे खाना खाएगा? ताजा। गांधी जी ने एक लंगोटी में, एक धोती में पूरा जीवन निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है, हमारा वेदर ऐसा है। इतनी ठंड नहीं है, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे, लेह लद्दाख वगैरह, कि आप ठंड में मर जाओ, इतना नहीं। सिर्फ इतनी ठंड है, अगर आप अलाव जला लोगे तो भी आप बच जाओ। गर्मी इतनी भी नहीं है कि साउथ अफ्रीका की तरह आप जल के तरह खुल रहा हो, ऐसा भी नहीं। तो हमारे यहाँ जीवन के प्रति बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं है। तो हम साहित्य, कला, संस्कृति, विचार, थॉट, इनकी तरफ ज्यादा बढ़े। हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद से लेके बड़े बड़े जो अनुयायी हैं, चाहे रामभद्राचार्य जी हो, रामानुजाचार्य जी हो, निबकाचार्य जी हो, बड़े बड़े मतावलंबी हैं, शंकराचार्य जी हो, वो पैदा हुए, उनके दर्शन पैदा हुए। हम बुद्धि में बहुत ज्यादा विकास करेंगे, और वहां उनकी मजबूरी थी, इसलिए वो कुर्सी का फंक्शन से लेके कुर्सी अब बैठ भी जाती है, कुर्सी अब घूम भी जाती है, कुर्सी अब, तो एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट वहां जा रहा है। तो स्वाभाविक है ये स्वरूप हमारी कलाओं पर भी पड़ेगा। हम टाई पेंट इसलिए लगा लेते हैं कि हम बहुत स्मार्ट लगे, लेकिन अगर इसके आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वहां पर ठंड रहती है, इसलिए नजला, जुकाम की आम समस्या वहां पर रहती है, और बार बार नाक से पानी आने की समस्या रहती है, इसलिए वो रूमाल की तरह इस्तेमाल होता है। अब वो रूमाल की तरह इंडिया में आके फैशन बन गया, वो टाई से उधर फैशन हो गया। तो हम उन चीजों के पीछे उनके इतिहास को जाने, उनकी शैलियों को जाने, तब जाके हमें उनके एक्चुअल अस्तित्व का पता चलेगा। इसीलिए, और यही हमारे साथ एक दुर्भाग्य रहा कि भारत जब स्वतंत्र हो गया और भारत से जब अंग्रेज चले गए, और हमने जब थिएटर को देखा तो हमारे पास रोज ही के वेस्टर्न थिएटर की ही कुछ चीजें थी, चाहे वो शेक्सपियरियन थिएटर हो, या उस समय तक यथार्थवादी रंगमंच, या उस समय के समकालीन जो रंगमंच आया वो था, और उसी को हमने स्वरूप लेके उसका अनुकरण करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं एक्चुअल में हमारा जो रंगमंच था उसको जान ही नहीं पाया।
लेकिन फिर हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे वरिष्ठ रंगकर्मियों ने इस पर गहन आंदोलन किया, गहन चिंतन किया, तब जाके हम अपनी धाराओं की तरफ लौटे और देखते हैं कि हाँ, एक संस्कृत नाट्य की परंपरा है जो इतनी तरह की शैलियों की बात करता है, एक लोक नाट्यों की परंपरा है जो इतनी शैलियों की बात करता है, एक नृत्य नाट्यों की परंपरा है, एक गीत नाट्यों की परंपरा है, एक ओपेरा की परंपरा है, एक ये परंपरा है, वो परंपरा है। तब जाके हम पूरे अपने दर्शन को समझ पाते हैं और आज भी हम सिर्फ उनको जान भर पाए, उनके मूल स्वरूप को हम आज भी नहीं पहचान पाए। 4 गीत गाना, 4 कंसेप्ट को काम करना या बहुत लोक नाट्य की चीजों को लेके हमने अपने नाटक को बहुत अच्छा बनाना, ये उद्देश्य नहीं है। हम उनके अगर मूल स्वरूप में जाएंगे तो हम उनके सिर्फ मैं उसमें खुद इंक्लूड हो रहा हूं, हम सिर्फ उसके उथले स्तर को छू भर रहे हैं। इसलिए शैलियां अनगिनत हैं, अनगिनत परंपराएं हैं, अनगिनत उनके कंसेप्ट हैं। हमें कम से कम उन शैलियों को जानना है और विशेष रूप से भारतीय अभिनय जितने प्रकार से आप करते हो उतने प्रकार की शैलियां हैं, जितने प्रकार से आप अभिनय सीखते हो उतनी प्रकार की शैलियां हैं। और वास्तव में फॉर एग्जाम्पल आपने 10 गुरुओं से सीखा और उसके बाद जब आप अपना अभिनय करोगे तो आपकी अपनी एक शैली बनेगी और बनना चाहिए। लेकिन तदनुरूप क्रमशः उसमें निरंतर सुधार, पुनरावृत्ति, उत्कृष्टता की जरूरत हमेशा रहेगी, जो परंपरा हमें सिखाती है कि हमें अपनी अच्छी परंपराओं का पालन करना है, बुरी परंपराओं को छोड़ना है और जो परंपराएं भ्रष्ट हो रही हैं उनमें सुधार है। यहां अंत में मैं सिर्फ वेस्ट की कुछ चर्चाएं और करूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, स्वागत है। पाश्चात्य दृष्टि में हम देखते हैं तो आप देखिए ग्रीक थिएटर, जो हमारे पुराने बच्चे बैठे उन सब ने पढ़ा है, कहीं ना कहीं आप भी परिचित रहे होंगे कि 25 से 30 हजार ऑडियंस होती थी। अब जहां ऑडियंस 25 से 30 हजार है तो वहां नाटक कैसे होगा? ये भाई क्या है, संभव ही नहीं। एक्सप्रेशन कैसे होंगे, साउंड कैसा होगा, मेकअप कैसा होगा? तो आप पढ़िए ग्रीक थिएटर का इतिहास, आपको मालूम चल जाएगा। जितने भी बड़े मास्क हैं या मास्क के अंदर पुली है या साउंड का जो कंसेप्ट है या डायलॉग का जो कंसेप्ट है या उनकी जो आइडियोलॉजी का कंसेप्ट है, ट्रेजेडी, हम रस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वो ट्रेजेडी कथार सिद्धांत, कथारसिस की बात कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा है, तब जाके वो शैली। फिर रोमन थिएटर आ जाता है तो रोमन थिएटर की अपनी एक तरह की शैली बनती है और उसी के इर्द गिर्द जब थिएटर करप्शन में आता है, थिएटर विलुप्त होने की कगार पे आता है, तो फार्स, व्यंग या कॉमेडी या दिलारते या आपके मॉलियर, इन सब की अलग अलग धाराएं उत्पत्ति होती हैं जो अपनी अपनी तरह की शैलियों की बात करते हैं, अपने अपने तरह के अभिनय सिद्धांतों की बात करते हैं और अपना अपना मेथड तलाशते हैं और बनता है। और इन्हीं के आगे जब अन्य पीढ़ियां आती हैं तो कई लोग पहले उन मेथड को सीखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और कहीं ना कहीं फिर उनका भी एक नया मेथड जुड़ जाता है, या तो वो छूट जाती है कुछ चीजें या कंटिन्यू में बनी रहती है। कॉमेडी सबको पसंद आई, मॉलियर आज भी चल रहे हैं, हम आज भी कंजूस, तारतूफ, बिच्छू ये नाटक कर रहे होते हैं। तो मॉलियर भाई 16वीं शताब्दी का नाटक था, वो शैली तब आई, कॉमेडी की तब की है। आज वो प्रासंगिक नहीं होती तो हम नहीं करते। व्यंग से बढ़िया कोई सटार नहीं होता है कॉमेडी। एक उदाहरण से समझा देता हूँ, आप हमारे हिंदुस्तान के फिल्म के एक्टर देख लीजिए, राजपाल यादव से लेके जॉनी लीवर, परेश रावल को लेके सबके कॉमेडी का तरीका देख लीजिए, आपको कॉमेडी की अलग अलग शैलियां मालूम चल जाएगी। कोई बॉडी से करता है, कोई लाउड एक्सप्रेशन से करता है, कोई सिचुएशन में करता है, कोई भाषा को, टोनल क्वालिटी को बदल, देवा उठा ले रहे, मेरे को नहीं इसको उठा ले रहे, अलग अलग तरह के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ये शैलियां वहां से चली आ रही। यहीं पर शेक्सपियर जब आते हैं तो वो भी ट्रेजेडी की बात करते हैं, लेकिन ग्रीक ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में धरती आसमान का अंतर है, सिद्धांत बदल दिया। एक नियति की बात करता है, इडिपस नाटक को ध्यान कीजिए, नियति ने अगर डिसाइड कर दिया है तो वो होगा, आप कुछ भी कर लो, ये हमें ग्रीक ट्रेजेडी बताता है। लेकिन चरित्र के कृत्य के अनुसार की गई जो दुख होगा वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, आप मैकबेथ देख लीजिए, ऑथेलो देख लीजिए, आप जितने चरित्र होते हैं देख लीजिए, तो आधार तो वही रहा शैली का, लेकिन स्वरूप परिवर्तित हो गया। मैंने कहा परंपरा वही रही लेकिन स्वरूप चेंज हो गया। उसी को आज के लोग भी हमारे लेते हैं, बड़े बड़े रचनाकार लेते हैं। आज आपकी जो फिल्में बन रही हैं या उनके ट्रांसलेशन के आधार पर बन रही है या अपने स्वरूप के आधार पर बन रही है, वही है। फिर इसके बाद
डायरेक्ट मैं जंप करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों की बात नहीं करता हूँ। एक बहुत बड़ा एक पूरे वर्ल्ड पे जो छा गया, जो आज भी छा रहा है, और विशेष रूप से सिनेमा, वो था यथार्थवाद या मेथड एक्टिंग या रियलिज्म। स्टेनिस्लावस्की इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि मैं अगर दो बात कहूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम सहज होना, सबसे मुश्किल काम है सहज होना, सरल होना, साधारण होना, और कहीं ना कहीं ये जो शैली है वो उसकी बात करता है। तो लोगों को कहीं ना कहीं वो आज भी अपील करती है, आज भी जुड़ती है। और दूसरा, थिएटर के मोड बदले, ऑडियंस जो 25,000 होती थी आज इतनी रह गई, एक बड़ी स्क्रीन का विकास हो गया, 1000 लोग एक बार में देख सकते हैं, कंसेप्ट बदल गए, टेक्नोलॉजी का निर्माण हो गया, लैपल माइक लग गए, इतना बोलने की जरूरत ही नहीं, मैं कहीं काम हो रहा है, तो चीजें बदली, स्वरूप बदला। कहीं ना कहीं ये जो अभिनय की परंपरा रही वो तकनीकी के साथ चली और चल रही है, इसलिए आज इसका ये स्वरूप है। और खास तौर से ये सिनेमा में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि मुझे लगता है कि सात्विक होना इसका सबसे बड़ा गुण है। क्योंकि बाकी जो शैलियां हैं, एक्सप्रेशन पे, बॉडी मूवमेंट पर, लार्ज कंसेप्ट पर, लेकिन ये चीजें इसको त्याज करता है। वो कहता है नहीं, आप फील लेके दिखाओ, चरित्र का जो है, अगर वो अंश तक आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए पूरे एक बहुत जल्दी समय तक ये इसको छा गया और आज भी चल रहा है। लेकिन थिएटर से बहुत जल्दी चली गई थी ये शैली। इन्हीं के शिष्य थे मेयर होल्ट, और मेयर होल्ट कहते हैं, सर जब आपने थिएटर में सब कुछ रियल कर ही दिया तो फिर नाटक कहाँ है, और किस सीमा तक आप रियल करोगे सर? आपने कहा चलिए ठीक है, ग्वालियर का उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, गाय आ गई थी, आपको ध्यान होगा, पता है कि नहीं पता है? चलिए सुना देता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ। यथार्थवाद के बहुत प्रेमी थे, बहुत पसंद था उनको यथार्थवाद। एक नाटक कर रहे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल रियलिस्टिक नाटक करेंगे। नाटक कर रहे थे, आए अपने दोस्तों से, मित्रों से, जैसे हम सब सलाह करते हैं, बताओ यार भाई क्या करना चाहिए इसमें। बुला लिया आपस में दोस्तों ने, कहा यार तुम रियलिस्टिक नाटक कर रहे हो, इसमें यार गाय लाओ ना, असली की गाय बांधो, तो उसमें गाय है और जब राइटर लिख रहा है तो बांधो। यार नहीं यार कैसे? कहीं ठीक है साहब। तो गाय वाले के पास चले गए, उससे पूछा गाय कितने में दोगे? कहीं गाय के लिए चाहिए, कहीं नाटक के लिए, कहीं नाटक के लिए गाय, कहीं हाँ, कहीं क्या दूध तो नहीं लगा, क्योंकि हमारी तो दुधारू गाय है, तो उसके तो 500-600 लगेंगे, अब रंगकर्मी के पास पैसा वैसे ही कम होता। उन्होंने कहा 500 तो ज़्यादा है, तो कहीं बछिया ले जा, बछिया काम की नहीं, तो बछड़ा लिया है साहब, उनने बांध दिया, बढ़िया 4 हवाला लगा, अब बढ़िया हर नाटक होगा, बिल्कुल यथा, ऑडियंस हिल जाएगी, बिल्कुल बेहतरीन। नाटक शुरू हुआ, साउंड ट्रैक ऑन, लाइट ऑन, सारा अभिनय, फिर बछड़े नहीं करा, सब साइड में। तो ये एक सीमा पे तो आपको रुकना पड़ेगा, इसीलिए बड़े बड़े दर्शन चिंतन होते हैं। कितना रियल, कितने पेड़ लगाओगे? बाबा करण साहब कहते हैं एक जंगल को दिखाने के लिए आपको मंच पर कितने पेड़ चाहिए? 1, 2, 100, 500। सिनेमा में तो आप ले आओगे साहब, जंगल में चले गए, मंच पर कितने पेड़ लाओगे? रतन धियाम साहब से जब पूछा गया कि आप थिएटर क्यों करते हैं, उन्होंने कहा मैं जब मंच पे आता हूं, मेरा एक्टर कहता है वो देखो आहा कितना सुंदर महल है, और महल के बारजे पर मेरी महबूबा शकुंतला खड़ी हुई है, और दर्शक फील कर लेते हो, कहते हैं हाँ, और अपनी अपनी महबूबाएं जितनी है, पसंद है, जैसा नहीं पसंद है, या बनने की फिराक में है, सब आ जाती कल्पना में। प्रत्येक दर्शक की महबूबा अलग होगी, और सबको मालूम है आर्टिस्ट कंबाइंड की लाइटें ऊपर टूटी लगी है और देखो ताल लटका, ये ऑडियंस को भी मालूम होता। लेकिन कहा, एक्टर ने कहा, दर्शक ने रिसीव किया और माना, और अपनी अपनी कल्पनाशीलता में हो गए। यही रंगमंच का पावर है। सिनेमा वो देखो ऊपर सुंदर मेरी महल पर महबूबा खड़ी हुई है शकुंतला, और कैमरा जाएगा और फला हीरोइन एक आ जाएगी, अब उसमें ऐश्वर्या राय भी हो सकती है या मल्लिका शेरावत, लेकिन वो फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा चांद, तो चांद जैसा वो सिनेमा दिखाना चाहेगा वही चांद आएगा। यहाँ सब आपके अपने अपने चांद हैं, काला चांद, पीला चांद, छोटा चांद, आधा चांद, पूरा चांद,
चांद, कुछ भी चांद आ सकता है। तो रंगमंच जो है वो शैलियों में बांधता नहीं है, शैलियों के साथ आपको खोल देता है और आपके पास एक्सप्लोरेशन की चीजें देता है। इसलिए रंगमंच ज्यादा प्रभावी है बनस्पत सिनेमा। सिनेमा भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, लेकिन सिनेमा चूंकि आपने कहा कट तो कट हो गया, अब आपका मैं तो सर फील लिए बैठा हूं, अब तुम्हारे फील से मतलब नहीं है वहां टेक चल रहा, चलो दोबारा से करो। वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण और कठिन कला है, लेकिन रचनात्मकता और कल्पनाशीलता में रंगमंच से उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि तकनीक जब जब बदलेगी तब तब सिनेमा बदलेगा। रंगमंच तो 5000 साल पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है, उसमें नए नए प्रयोग हो रहे हैं। अंतिम शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि रंगमंच एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह है, जिसकी जितनी ऊंची शाखाएं हैं उतनी ही नीची उसकी जड़ें हैं। सिनेमा सिर्फ उसकी एक खूबसूरत शाखा है, बदसूरत नहीं है, खूबसूरत है, फूलदार है, फलदार है, बढ़िया चकाचौंध लग रही है, लेकिन है वो मात्र एक शाखा है। थैंक यू सो मच। कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ नहीं, कौन कह रहा नहीं है? नहीं सर, आजकल की जो मतलब जनरेशन है सिनेमा की तरफ मतलब ज़्यादा आकर्षित हो रही है। देखिए, इसके दो कारण हैं। जेन्युइन कारण है रोजगार, जो बिल्कुल यथार्थ सत्य कारण है वो है पैसा। भाई कोई भी रंगकर्मी है, वो राजा मान सिंह से पढ़ा, MPhD किया, राडा चला गया, NSD कर ली, उसके बाद फिर वो जब धरातल पे आता है तो उसको यार 5000 की नौकरी नहीं है, उसको पैसा नहीं है, वो अपने ही शहर में अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है, अपने ही रंगकर्मियों को बुला बुला के टिकट नहीं बेच पाता है। तो वो कहता है यार मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, इतना कुछ सीखा, राडा स्तन सिलेबस की सब पढ़ लिया, फिर भी मेरी कोई औकात नहीं। तो कहता है यार मैं अपना समय जो है वो नष्ट कर रहा हूँ, मुझे सही जगह जाना चाहिए जहाँ मेरी चाहिए। मैं आज बताता हूँ ईमानदारी, अभी एक वेब सीरीज में बहुत जबरदस्ती मेरे को आए थे कुछ समय पहले, और मैंने नहीं की, लेकिन किसी ने प्रेशर डाला, भाई चले गए। मैंने मना किया, मैं व्यवहार में गया था, फिर भी उन्होंने पैसे दे दिए और अच्छा खासा आधे घंटे में। तो इतना प्रोफेशनलिज्म है। यहाँ तो आपसे साल भर नाटक भी कराएंगे और उसके बाद कहेंगे बेटा अभिनेता के लिए तो 500। तो सबसे बड़ा जो यथार्थ सत्य है वो है रोजगार। कोई अगर यहाँ मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार की पॉलिसियां बने, सिस्टम ठीक हो, और मैं इस बात में बहुत बिना किसी लाग लपेट के कहूंगा, राज्याश्रय पे ही समस्त कलाएं डिपेंड थी, है और रहेगी। आज सत्ता प्रशासन है, पॉलिसी बननी चाहिए, आप फंडिंग लोग से तब तक, क्योंकि लोग एक पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करता है। रामलीला के लिए आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी, रासलीला के लिए कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप कहोगे मैं ब्रेक का नाटक कर रहा हूं तो आपके लिए 4 लोग नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बन जाएगी। और आप मैं कहता हूं 25,000, 25 नहीं 20, अब 20 में नहीं 15, इतने नीचे आ गया, 15 भी कर दो तो 15,000 रुपए आपको ग्वालियर में मिलेंगे गारंटी से। आपके 75% लोग ग्वालियर में रहकर अच्छा रंग करते हैं। पहला कारण ये। दूसरा क्या है, इसी से रिलेटेड है, थोड़ी चकाचौंध है, थोड़ा ग्लैमर है, लेकिन मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, जितना भी मेरा अनुभव रहा है, रंगकर्म बच्चे करना चाह रहे हैं, युवा भी करना चाह रहे हैं, बड़े लोग भी करना चाह रहे हैं। समस्याएं कहीं ना कहीं धन, सुविधाएं और उनकी है, इसलिए कहीं ना कहीं मजबूरी में उनको वो रास्ता लेना पड़ता है, और जो मुझे लगता है गलत नहीं है, लेना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने आप को एक्सप्लोर करने का स्वतंत्र अधिकार। जो ये कहता है नहीं जो थिएटर कर रहा है उसको सिनेमा नहीं करना चाहिए, ये दखलियत दूसरी भाषा नहीं। हाँ, ऐसा जरूर है कि वो इस्तेमाल ना करें। पता चला थिएटर किया, उसके बाद सिनेमा करने लगा, उसके बाद छोड़ ही दिया। इसलिए कहीं ना कहीं में परेश रावल जैसे लोगों को याद करना चाहिए, नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों को याद करना चाहिए, जो सिनेमा करते हैं लेकिन आज भी नाटक के लिए सिनेमा की अपने फिल्म की डेट टाल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो कोई वो नहीं, और आने वाला भविष्य अच्छा हो सकता है, अगर आप जैसे कहीं ना कहीं हमें अपने सिस्टम को ठीक करने की जरूरत तो पड़ेगी। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। इस संसार में कोई विद्वान मत नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट। और रंगमंच तो भयंकर वाली कला है। मैं कह रहा हूँ, एक आदमी है वो कहता है, एक कला कहती है कि सब कुछ है, अब तुम सब कुछ में क्या पढ़ लो, सारी कोई तो चीज रह जाएगी जो रह जाएगी तुमसे नहीं पढ़ोगे, और वो तुम्हारा विद्यार्थी अगले दिन आएगा, गुरु जी आपने ये पढ़ी है।
आप अपने नहीं बताओ। तो थिएटर कभी भी कोई भी व्यक्ति संसार में जो कहे किसी भी क्षेत्र में परफेक्ट नहीं हो सकता, हमेशा संभावना रहेगी। और उसको अगर वो विद्यार्थी बन के रहता है तो जीवन पर्यंत वो अपने आप को ग्रोथ कर सकता है। और ग्रोथ करने की अलग अलग शैलियां हैं, पढ़ाई होती है, तरीका होता है, सिद्धांत होता है। मैं आज भी पढ़ता हूँ, मेरे को बिना पढ़े नींद नहीं आती। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सबके बीच बैठा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो रंगकर्म में अगर आप विद्यार्थी स्कॉलर बन के रहते हैं तो आपकी ग्रोथ के चांस ज्यादा है, अन्यथा आप वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू लेके विलुप्त होने की कगार पर हैं। धीरे 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 पता लगता है। अरे भाई सर, बैठ नहीं सकती। कई राइटर ऐसे नाटक लिखते हैं स्क्रिप्ट जी, जो एक फिक्स करते हैं जी, हाँ हाँ, भानु भाटी का ख्याल हारमनी हो, विजय तेंदुलकर का भाजीराव कोटवाल, तब हमें क्या उसी शैली को अपनाना चाहिए, उसी में थोड़ा फेरबदल करना चाहिए, या उसको हम अलग शैली से कर सकते हैं? बहुत बहुत बढ़िया है। हमारे सम्मानीय वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और मैं बहुत विनम्रता और आग्रह के साथ, आदर के साथ अपनी बात रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शैली या कोई भी परंपरा को ब्रेक करने से पहले उसको पढ़ना और जानना जरूरी है। आप कहोगे नहीं नहीं मैं इसमें कुछ नया कर रहा हूँ, करो, लेकिन पहले आपने उसके बारे में एक्चुअल में जाना क्या, आपने उसके अस्तित्व को समझा क्या, उसके एक्चुअल बैकग्राउंड को माना क्या। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक रंगकर्मी को, प्रत्येक निर्देशक को, प्रत्येक अभिनेता को पहले वो राइटर क्या कह रहा है, वो निर्देशक क्या कह रहा है, वो शैली क्या कह रहा है, वो जाने, समझ ले और कर भी ले। मैं तो कहता हूँ कर भी लो एक बार। फिर उसके बाद आपको लगता है नहीं ये इतने तक में तो इसमें लिमिटेशन है, इसको अगर ऐसे करता हूँ तो इसमें और कुछ एक्सप्लोर होगा, तो वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि उससे कुछ ना कुछ, क्या पता उस राइटर ने ना सोचा हो। और ऐसे हमें कई जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं या किसी का जीवन वृत्त पढ़ते हैं तो वो कहते हैं अरे मैंने तो सोचा नहीं था इस निर्देशक ने मेरा नाम नाटक ऐसे कर दिया, मैंने कल्पना नहीं की थी, राइटर कहता। तो कहीं ना कहीं वो संभावना रहती है। इसीलिए अंधेर नगरी का भी अगर उदाहरण दूं तो अंधेर नगरी बाल नाटक कहा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा नाटक है जो बड़े से लेकर बुजुर्ग तक खेलते हैं और सबसे ज्यादा मंचित होने वाला नाटक है, सबसे ज्यादा प्रयोगवादी नाटक रहा है। नौटंकी में भी हुआ है, स्वांग में भी हुआ है, यथार्थ में भी हुआ है, गायन शैली में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ के नाचा में भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं पहले परंपरा को पढ़ें, समझें, पालन करें और फिर परंपरा का सम्मान करते हुए उस परंपरा को एक्सप्लोर करने के लिए ब्रेक करें। ऐसा ना करें कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल के लिए एक्सपेरिमेंट करें। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं अब ये तो नया है, अपन कुछ नया करते हैं। तो पता चला वो टायर ले आए अंधायुग बना के और टायर लेके बोला ये धनुष अश्वत्थामा का। अबे टायर है ना, टायर दिख रहा है, मैं कैसे मान लूं? या आपके अंदर उसके बाकायदा इतने लॉजिक और सिद्धांत हो और इतना आप हमें कन्विंस कर दें कि हम मजबूर हो जाएंगे नहीं आप ठीक कह रहे हो, ये गलत है, ये टायर ही है जो हमारा धनुष। उस लेवल तक जाना पड़ेगा एक्टर को, नहीं तो फिर बाद में सिर्फ दो चीजें बच जाती हैं। नाटक पसंद नहीं आया, दर्शक एक वर्ग अलग बोलेगा, दूसरा वर्ग कहेगा उनको दर्शकों को उस चीज की समझ नहीं। ऐसा नहीं, दर्शक हमेशा से लोग था, है और रहेगा। हमें दर्शक वर्ग को भी पहचानना पड़ेगा कि वो किस चीज को ले सकता है। 500 mg की दवा में अगर काम हो रहा है तो जबरदस्ती 1500 mg मत दो। 1500 दे रहे हो तो 1500 के लिए तैयार कर। जिस दिन आप तैयार कर दोगे वो हंस के लेंगे। दिल्ली में भी जब शुरुआत हुई होगी तो ऐसा थिएटर नहीं होता था जैसा आज हो रहा। ग्वालियर का भी 80 साल का इतिहास है, आर्टिस्ट कंबाइंड का अकेला। आप सबने कैसे नाटक किए, बिना लाइटों, बिना टाट फंडे पे टेंट लगा के किए। आज हम जितनी सुविधाओं के बाद लागू कर रहे हैं फिर भी हम लोग कमियां महसूस करते हैं। और आने वाली हमारी जो पीढ़ी रहेगी वो भी कहेगी उन लोगों का थिएटर ऐसा नहीं था। लाइटें आ जाएंगी, ब्रॉडवे हो जाएगा, पता चला मॉल में थिएटर खुल गया। लेकिन जो योगदान हमारे पूर्वजों का रहा है, जो शैलियां रही, उनको बुलाया नहीं जा सकता, उनकी परंपराओं को छोड़ा नहीं जा सकता। तो परंपराओं को पढ़ें, समझें, अनुपालन करें, फिर बहुत सम्मान के साथ उनको ब्रेक करें कुछ उत्कर्ष के लिए, पतन के लिए। अरे थैंक यू। और कोई सवाल तो नहीं है? जो सिनेमा है अपन सिनेमा देखना क्या अपन को मतलब लोगों को जागरूक करना चाहिए, नाटक की मतलब जगह जगह जाना चाहिए, नाटक करना चाहिए, लोग आए नाटक देखें करो। हम ही क्यों करें, तुम भी करो। नहीं ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें हैं।
सिनेमा भी जागरूक करता है, हमें सिनेमा की भी समझ विकसित करना पड़ेगा। मैं एक समय तक बहुत अच्छा सिनेमा नहीं देखता था, मुझे ये बच्चों से मिला, भाई बच्चे बड़ी चर्चा करते हैं, मैं तो आप इस आज के समय में तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। मैंने देखना शुरू किया, वो सिनेमा मैंने देखना शुरू किया जो संभवतः मेरे बच्चे नहीं देखते। नवरस एक फिल्म है, देखिए किसी ने? देखिए, आप उस फिल्म को देखिए, आपको पूरे नवरस के सिद्धांत समझ आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इतनी बेहतर फिल्म नॉर्थ इंडिया वाले सोच नहीं सकते, बॉलीवुड वाले कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने बना के रखी। तो ऐसा नहीं है, एक उत्कृष्ट सिनेमा तब भी जागरूक कर रहा था जब ऋत्विक घटक और वैसे लोग थे, आज भी जागरूक कर रहा है। उसी तरह से रंगकर्म भी कर रहा है, करने वाले लोग रंगकर्म कर रहे हैं, वो कहते नहीं है, वो प्रचार प्रसार में भी नहीं करते और परोक्ष अपरोक्ष रूप में भी रंगकर्म करते हैं। भाई इसको आप ऐसे सकारात्मक लीजिए, अगर आपको सच में लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कुछ और सुधार होना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी दूसरों को कोसना, दूसरों से कुछ अपेक्षा करना बहुत आसान है। या तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुम ऐसा नहीं कर रहे, उससे बेहतर आप खुद करना शुरू कर दो। क्या पता 10 आपके अनुयायी अगर शुरू हो गए तो परंपरा अपने आप ढल जाएगी, अपने आप बदलाव आ जाएगा। इससे बेहतर कि आप शुरू करो ना, हम आपके साथ लगेंगे, क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने हैं, तो हम जैसा चाह रहे हैं उसको चाहने से बेहतर है कि आप इनसे डिमांड करें, उससे बेहतर मैं खुद शुरू करता हूँ। आने वाले समय में वो इतिहास और परंपरा बन जाएगी। नाटक का कोई डायरेक्टर अगर कोई नाटक उठाता है तो आजकल जो मैंने देखा, मैं किसी को आक्षेप नहीं लगा रहा जी, लेकिन वो एक स्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं। लेकिन नाटक जो डायरेक्टर है वो अपनी वो कोई शैली को विकसित नहीं करता कि इस शैली में उसको नाटक को करना है, उसमें कौन कौन से प्रयोग करना है या स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज करना है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता और वो केवल स्क्रिप्ट को प्ले करते हैं। जहाँ तक मैंने देखा, क्या ये सही है या क्या प्रक्रिया है? देखिए सर, मैं पुनः कहूँगा सही गलत कुछ नहीं है, एक रचना की प्रक्रिया है और प्रोसेस है। कम से कम जो अगर मैं युवाओं की बात करूँ तो वो कर रहा है तो वो वही करेगा जो उसकी उम्र है या उस उम्र तक उसका जो अनुभव है, और सामने वाला जो दर्शक है अगर 65 साल का तो उसी नजरिए से देखेगा जितना उसका रंग कर्म का बैकग्राउंड है। तो सही गलत का कोई संदर्भ नहीं है, निर्माण की प्रक्रिया है। और निर्माण प्रक्रिया में आज जो बच्चा वो 24 साल 25 साल में कर रहा है, 35 साल में उसका स्वरूप बदल जाएगा, 45 साल में उसका स्वरूप अलग होगा। हाँ, जरूरत ये है कि कहीं ना कहीं जो नाटक कर रहा है उसके लिए चिंतन करें, पढ़े, ज्यादा से ज्यादा खुद मेहनत करें, और जितने भी अनुभवी लोग हैं उनका कहीं ना कहीं वो मार्गदर्शन ले। कई बार अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, कई बार गलत मिलता है, लेकिन मिलता है, गया कुछ नहीं, आए गए कुछ भी आएगा। कई बार आपको जो आइडिया है वो भी क्लिक कर जाता है, कई बार आपको लगेगा यार ये मेरे को क्या आइडिया देगा, इसकी क्या औकात है, और पता चला वही आपको इतना बेहतरीन आइडिया देकर जाता है पूरे नाटक में, तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी बन जाए उस नाटक में। तो खुला होना पड़ेगा, स्वतंत्र होना पड़ेगा। दर्शकों को भी कहीं ना कहीं एक खुलेपन की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है, लेकिन दर्शकों से ज्यादा जिम्मेदारी उस नाट्य रंगकर्मी की है कि उस प्रेरणा तक, उस रास्ते तक लाए तो सही। बैठ के कहो यार खाना खा लो, नहीं, लेके हाथ पकड़ के तो आओ, बिठाओ तो, अरे भाई अब खाओ खाना, तो और तो खाएगा। इतने में आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। अगर आपका खाना स्वादिष्ट है तो 2 के बाद बिल्कुल पूरी थाली खा जाएगा। तो लाने का काम तो वो तो एक्टर और दर्शक वो रंगकर्मी का रहेगा, हम थोप नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से सर, जैसे मैंने शैलियों की बात की, निर्माण प्रक्रिया अनंत है, शैलियां अनंत हैं, कोई बंधन नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई अंतिम सत्य नहीं। जीवन के एक निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक रंगकर्मी और प्रत्येक नाटक रहता है, और वो उस प्रक्रिया तक रहता है। और अगर उसके वो 60-70% को भी वो छू रहा है तो मैं उसे सफल कहूंगा। अगर वो 40% पे जाता है तो वो असफलता की श्रेणी में है, उसे पुनर्चिंतन करके पुनर्सही करने, सुधार करने की उन रंगकर्मियों को आवश्यकता है। और अगर ये सकारात्मक रूप में चला तो फिर कोई ज्यादा परिवर्तन या कोई उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरह से गिव एंड टेक का कंसेप्ट है, एक्टर ऑडियंस का, एक्टर डायरेक्टर का, को एक्टर का, रिलेशन का, समाज का, सोसाइटी का। हम अगर अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को नाटक देखने की तलब लगा देते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो दर्शक धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे चुनौतियां आएंगी, धीरे धीरे समस्याएं। इसका कोई भी मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये रूल होता है सर, मेथड नहीं होता। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि
बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर एक्टर बनना है, हम तो एक्टर बनने के लिए आए थे। तो मैं कहता हूँ ये सेट डिजाइन करो, बैक स्टेज करो, कहीं सर इसका एक्टिंग से क्या लेना देना, अब तुम पास आउट हो जाओ फिर तुम्हें मालूम चलेगा एक्टिंग से क्या लेना देना। निर्माण की प्रक्रिया है एक कलर कॉम्बिनेशन से लेके गत्ते काटने तक की, जिसने काटा है उसका हाथ कटेगा 4 बार, जिसने नहीं काटा उसको वो अनुभव ही नहीं आ पाएगा। तो जो निर्माण की प्रक्रिया है कोई गोली नहीं है कि एक्टिंग की कॉपी फिल्म जैसे देते हैं, अच्छा ये स्टेनिस्लावस्की, ये मेयर वोल्ड है, पीटर वो गोली एक्टर, ऐसा कुछ नहीं होता निर्माण की। ठीक है सर, अरे भाई कब समापन करना सर, हो गया समय जी, चलिए अंतिम सवाल, इसका सवाल हो जाए। हाँ बिल्कुल मिल गई ना, वो नहीं पूरी नहीं, आप जैसे समझ कि वो पांडुलिपियों में मिली और पांडुलिपियों में अलग अलग जगह मिली। तो उससे 2 बातें सिद्ध हुई कि एक तो हमारा नाट्यशास्त्र व्यापक था, नहीं तो वो एक जगह मिलती, और वो साउथ में भी मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है, नेपाल में भी मिल रही है और दक्षिण उधर में भी मिल रही है। तो उससे ये सिद्ध है कि कहीं ना कहीं वो पॉपुलर थी, मतलब एक किताब हो बहुत मोटी और उसके कुछ चैप्टर आपको साउथ इंडिया में मिले, कुछ नॉर्थ इंडिया में मिले, कुछ कहीं मिले। तो एक चीज इससे ये सिद्ध है कि उसकी व्यापकता तो थी साहब। और एक और सवाल मैं यहाँ करता हूँ, नाट्यशास्त्र का जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो है 200 से 400 ईसा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किताब तब लिखी जाती है जब उसकी जरूरत हो। मैंने भी यूजीसी नेट की किताबें लिखी, तब लिखी जब यूजीसी नेट का पिछले 20-25 साल से पेपर हो रहा था ड्रामा में और किताबें नहीं, तब जाके एक प्रेरणा आई कि चलो लिखते हैं। तो नाट्यशास्त्र की अगर किताब लिखी गई तो संभवतः उससे कई सौ वर्ष पुरानी नाटक की परंपरा होगी, तब वो नाट्यशास्त्र लिखा गया, उसके नियम बने हुए। अब वो परंपरा हमारे पास क्या थी वो पता नहीं, क्या पता खुदाई पेपर से पता लग जाए। आज नाट्यशास्त्र के 36 और 37 अध्याय मिलते हैं, क्या पता आर्टिस्ट कंबाइंड का रेनोवेशन चल रहा है और खुदाई में नाट्यशास्त्र की 4 पांडुलिपियां और मिल गई, पता करें नाट्यशास्त्र तो 40 अध्याय हैं, तो कुछ भी संभव हो सकता है। नहीं, जितनी पांडुलिपियां मिली उनको कंपाइल किया गया, कंपाइल करके फिर पब्लिश किया गया और फिर पढ़ा। हाँ उतने पढ़ाते, वो अभी पूर्ण ही कहते हैं उसको, 36 अध्याय है। बाबूलाल शुक्ला जी बाबूलाल शुक्ला जी सबसे बढ़िया, डॉक्टर मनमोहन घोष 4 है, चौखंबा संस्कृत संस्थान वाराणसी, नारायण सागर प्रेस मुंबई, गायकवाड़ सीरीज बड़ौदा और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता। बढ़िया। अभिनय दर्पण भी अच्छी है, अभिनय दर्पण बहुत अद्भुत है। अब ये देखिए अभिनय दर्पण पहले मिली, नाट्यशास्त्र बाद में मिली। जैसे जब तक भाष के ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ था तो लोग कहते थे कालिदास पहले नाटककार है संस्कृत के, लेकिन जैसे ही उसका चिंतन मनन गहन शुरू हुआ और कालिदास के मालविकाग्निमित्रम या किसमें है एक श्लोक मिलता है जो स्वप्नवासव दत्तम का है, उससे सिद्ध होता है कि भाई जैसे आपकी कोई रचना है उसमें मेरा जिक्र हो लेकिन मेरी किसी रचना में आपका जिक्र ना हो, तो ये सिद्ध है कि मैं आपका पूर्ववर्ती हूं, आप मेरे बाद के हैं। तो कहीं ना कहीं भास पहले के हैं और कालिदास बाद के हैं। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, कालिदास वो नाटककार हैं जो संस्कृत के नियम सिद्धांत शैली का अक्षरशः पालन कर रहा है और भास विरोध कर रहे हैं, भास बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, तो क्या बताऊं उनसे भी पहले कोई हो। अब ये सब मैं अपनी बातें कर, भभूति ने भी किया, मालती माता ये लिखा, भभूति तो 5वीं-6वीं शताब्दी है। समकालीन माना जाता है। देखिए टाइम पीरियड देखिए ना 200 से 500, मतलब 400-500 का हेरफेर चल रहा है, तो बहुत लंबा गैप है। और दूसरा भवभूति तो अपने बारे में परिचय देते हैं, कालिदास और भास तो ये अनुमान का विषय है, तो संभवतः बात के ही है, पहले तो नहीं। जो भी विद्वानों का कालिदास ये कहता है कि उत्तर राम चरितम अगर मुझे मिल जाए तो मैं सारे नाटक उनको दे दूं, मतलब इतनी तारीफ में लिखते हैं। देखिए सर जिसने लिखा है वो भी एक चिंतन का विषय है ना। भरत उनकी डीवीडी तो नहीं मिलती कालिदास की, कालिदास के मुखारबिंद से निकला हो, है ना। कहीं ना कहीं रीराइट करने वाले भी हम लोग हैं। जैसे आज एक बड़ी चर्चा का विषय चल रहा है कि जो गोस्वामी, जो एक बड़ा श्लोक चलता है वो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसकी अलग अलग व्याख्या हो रही है। कहते हैं वो शूद्र शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। अभी एक और नई इंटरप्रिटेशन है कि गोस्वामी तुलसीदास की जो रामचरितमानस में जो 3000 अशुद्धियां हैं, अब क्या सही है क्या गलत है ये, हाँ, तो ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है। मुझे लगता है ये रहना चाहिए, तभी आप लोग कुछ या हम लोग कुछ रचने की कोशिश कर पाए। आप सबने समय दिया, सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके द्वारा बताया गया ज्ञान
हम सभी के लिए निश्चित ही रूप से लाभदायक होगा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी विद्यार्थी रोहित यादव से कि वे आए और हमारे आज के अतिथि को सर्टिफिकेट प्रदान करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रोहित। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी छात्रा विधि राजावत से कि वो आए और आभार व्यक्त करें। मैं विधि राजावत ACIT के सभी विद्यार्थियों की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए और हमें मार्गदर्शन दिया। आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन